KD91 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम उसकी विशेषता, उत्पत्ति और विस्तार के बारे में हमने बात कर ली थी और आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की, कि वर्गीकरण में कौन कितने भागों में विभाजित किया गया है और कौन कौन से भागों में विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। ये 4 हैं जिसको हमने 3 हैं जो को बेसिन में भाग में विभाजित कर रखा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन वाला भाग है जो अपने हाड़ौती प्रदेश का क्या है, भाग है। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से? चंबल बेसिन से, जो बारहमासी बहने वाली नदी है। कौन सी? चंबल नदी बारहमासी बहने वाली नदी है। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है तो चंबल नदी के आसपास जलोढ़ मृदा से निर्मित, चंबल नदी के आसपास जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या है, भाग है, उसे क्या कहा जाता है? चंबल बेसिन। आपको यहाँ तक समझ में आएगा, ये परिभाषा है। और इसका विस्तार की बात करें तो ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये यहाँ पर फैला हुआ है। तो इसे और क्या नाम है, इसको चंबल बेसिन को डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और चंबल नदी की विशेषता की बात करें, चंबल नदी की विशेषता तो इसमें प्रमुखता से क्या पाया जाता है कि इसमें कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ऐसे सब देते। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा बीहड़, ठीक है। तो बीहड़ किसे कहते हैं? चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति, जहाँ क्या होता है, घने जंगल पाए जाते हैं। और बीहड़ कैसे बनते हैं? तो बीहड़ जब ये चंबल नदी है, चंबल नदी जब कोई चंबल नदी आएगी और उफान लेगी तो क्या होगा? पानी इधर भी जाएगा, इधर जाएगा। और जब ये इसके इधर क्या है, घने जंगल, और जब ये पानी वापस आएगा तो किसके सहारे आएगा? नालियों के सहारे आ रहा है। तो वो नालियों के, जिसे क्या कहते हैं? अवनालिका के सहारे आने वाले क्या कहते हैं? बीहड़। चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति, उसे क्या कहते हैं? बीहड़। उत्खात स्थलाकृति को बोलो या उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अवनालिका अपर्दन के लिए कुख्यात हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो बनास, बाणगंगा, चंबल या माही, 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसको क्वेश्चन को सोल्व करके बता दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या है अवनालिका अपर्दन के लिए कुख्यात है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि कौन कुख्यात है, तो चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन में कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? चंबल नदी। हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अवनालिका बारे में पढ़ा, तो अवनालिका होती क्या है? तो अवनालिका होती क्या है? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि अवनालिका क्या होती है। चंबल नदी द्वारा अपने आसपास की मृदा, चंबल नदी द्वारा क्या है, चंबल नदी द्वारा अपने आसपास की मृदा का अपर्दन कर, क्या कर? अपर्दन कर नालियों या उबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण करती है। क्या करती है? निर्माण करती है। किसका करती है? उबड़ खाबड़ संरचना स्थलाकृति का, उसे क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक बीहड़ों की रानी किसे कहा जाता है? राजस्थान के सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार, तो राजस्थान में मुख्य बीहड़ कहाँ का विस्तार? किस 3 जिलों, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार की बात करें तो ये कहाँ पाया जाए? सवाई माधोपुर में। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ तो धौलपुर। और बीहड़ों की रानी, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान बीहड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है? करौली को। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और
जो हमारे आज चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप एक वीडियो को चूके नहीं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें और अपने फ्रेंड तक पहुँचाएँ जिससे हमारी हेल्प हो सके। और इसके साथ ही हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो एक बार ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके पहले अच्छे से विस्तार से क्वेश्चनों के बारे में बात कर चल रहे थे और हम अब पढ़ने वाले डांग प्रदेश। डांग प्रदेश होता क्या है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर बीहड़ क्षेत्र। कौन सा? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर बीहड़ क्षेत्र। जहाँ कौन निवास करते हैं? या डाकू निवास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश। और डांग प्रदेश ये निवास कहाँ करते हैं? तो हमने पढ़ा था चंबल बेसिन, चंबल नदी में सबसे ज़्यादा। तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में निवास करते। तो ये क्या है भाई? ये उबड़ खाबड़ से नदी क्या थी? वो अवनाली का अपर्दन हुआ था। जब चंबल नदी में क्या होता? बाढ़ आती तो पानी भी फैला हुआ था, तो नालियों के सहारे आया। तो क्या? उच्च भूमि और निम्न भूमि, उच्च भूमि और ये निम्न भूमि ऐसे बना था, कुछ बना था ऐसा, आ रहा हो समझ में? तो उच्च भूमि, वो उच्च भूमि तो यहाँ तो निवास नहीं करते, तो निम्न भूमि, निम्न भूमि में क्या करते? निवास करते थे। इसलिए क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश में डाकू निवास करते थे। कहाँ करते थे? निम्न भूमि, उच्च भूमि में नहीं, निम्न भूमि। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आया होगा। और डांग प्रदेश में रहने वाले लोगों या डाकू बोलो एक तरह से, या लोगों बोलो, के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या करे? वो चोरी चकारी ऐसे धंधे करते थे। उनके पास और कोई खाने पीने का ये भी नहीं था, तो उनका एक क्या था? रोजगार था। तो उनको ये सुधार करने के लिए 2 योजनाएं चलाई गई। कौन कौन सी? एक तो कंदरा विकास योजना और एक डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना। तो कंदरा विकास कार्यक्रम योजना है, कंदरा सुधार योजना है, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई 1987 से 1988 तक। ये 8 जिलों में संचालित की। कौन कौन से? ये एक तो कोटा संभाग, एक भरतपुर संभाग में, 2 संभागों में संचालित की गई। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई 1994 से 1995। पर क्या हुआ? इसको वापस बंद कर दिया गया, कि इसको हटा दिया, फिर वापस पुनः कब लाया गया? 2005 से 2006 के बीच दोबारा प्रारंभ की गई। और कितने जिलों में? 8 जिलों में। कोटा संभाग, बिग चूहा, और ये 8 भरतपुर संभाग में। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने चंबल बेसिन पढ़ लिया और उसकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए और फिर उतारिए। ठीक है, इसको बनास बाणगंगा बेसिन को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। कौन कौन से? एक तो रोही का मैदान, एक मालपुरा करौली का मैदान, और पींडमांड का मैदान, और एक खेराड़ प्रदेश। कितने भागों में? 4 भागों में। रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, पींडमांड का मैदान और खेराड़ प्रदेश। ठीक है, ये 4 भाग है। तो हम चारों भागों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, पर यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में ही हम देखते चलेंगे। ठीक है, रोही का मैदान, तो रोही का मैदान है जो कहाँ पर विस्तृत है, किन नदियों के मध्य स्थित? तो ये भी देख ले। जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान क्या कहते हैं? रोही का मैदान। किन नदियों? बाणगंगा व यमुना नदियों के मध्य निर्मित मैदान क्या कहते हैं? रोही का मैदान। ठीक है, रोही के मैदान को रोही दोहाब भी कहा जाता है। रोही के मैदान क्या कहा जाता है? रोही दोहाब। अब रोही दोहाब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि, उसे क्या कहा जाता है? रोही दोहाब। तो आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा। मालपुरा करौली का मैदान क्या है? तो मालपुरा टोंक, कहाँ पर है? टोंक डिग्गी। मालपुरा का है टोंक डिग्गी पास में पड़ता है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, से मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित बनास बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित मैदान। किनके द्वारा? बनास और बाणगंगा द्वारा निर्मित मैदान उसे क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान। और मालपुरा करौली का मैदान है बनास बाणगंगा बेसिन का क्या है? भाग है। और ये क्या है? एक दोहा प्रदेश भी है। ठीक है, चलो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले हमने रोही का मैदान और खेराड़ मालपुरा करौली का मैदान पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं पीडमांड का मैदान किन नदियों के बीच में और क्या कौन सा प्रदेश है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये पीडमांड का मैदान, तो देवगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद। देवगढ़ भीलवाड़ा के मध्य, राजसमंद और भीलवाड़ा
के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अरावली से क्या हुआ, पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, पीडमांड का मैदान। और पीडमांड के मैदान, इसकी अवस्थिति कहाँ है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। इसकी अवस्थिति अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, पूरे मैदानी प्रदेश में नहीं है। आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना है, यहाँ पर आपको उलझना नहीं है, ठीक है। कहाँ पर है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश को माल खेराड़ भी कहा जाता है, ठीक है। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है, खेराड़ प्रदेश कहलाता है। कौन सा, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य। और इसका क्वेश्चन कैसे पूछा लिया जाता है, मालपुरा करौली के मैदान का संबंध है तो बनास यमुना बेसिन से, बनास बाणगंगा बेसिन से, बाणगंगा यमुना बेसिन से, बनास चंबल बेसिन से, चंबल माही बेसिन से। तो हमने पढ़ा था मालपुरा करौली के मैदान का संबंध किससे, तो बनास बाणगंगा बेसिन से। बनास और बाणगंगा बेसिन के मध्य निर्मित मैदान क्या कहा गया था, मालपुरा करौली का मैदान। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले हमने चंबल बेसिन के बारे में बात कर ली, और चंबल बेसिन के साथ साथ ही हमने बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में बात कर ली। विस्तार से की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वहाँ से हमने आपको नोट्स के टाइम में लिखा दिया। और इसके बाद हम बात करने माही बेसिन। माही बेसिन के पहले बात करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप उसको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जा करके हमारी वीडियो जरूर वॉच टाइम करें, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं माही बेसिन। माही बेसिन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन से, छप्पन का मैदान, कांटल का मैदान, एक वागड़ प्रदेश। ये क्या है, ये माही नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ठीक है। छप्पन का मैदान कहाँ पर विस्तृत है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांटल का प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है। और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, और वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य माही बेसिन में स्थित 56 गांवों या नदी नालों का समूह, उसे क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान। फिर प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्तीय मैदान, उसे क्या कहते हैं, कांटल प्रदेश। और वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, वागड़ प्रदेश। तो आपको हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ से अच्छे समझ में आया होगा। और हमारे चैनल पे आज जो नए विजिटर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, वो एक बार लाइक कमेंट करें और हमारे वीडियो को अच्छे से शेयर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।